वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन। मैं आपके लिए 6 to 8 एसएसटी के नए नए चैप्टर्स की वीडियोस लाती रहूंगी। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल में अनेकों प्लेटें विभाजित हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट्स कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूअसली धीरे धीरे अपनी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। हर वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। जैसे वो पिघला हुआ लावा इन प्लेट्स पर गिरता है, ये धीरे धीरे अपनी मूवमेंट्स करती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में एक सर्कुलर शेप में घूमता रहता है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कई परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाली जो गतियाँ हैं, उसमें लगने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं, जिसे एंडोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जनिक बल मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। अंतर्जनित बल की अंदर भी उसके पार्ट्स हैं, जैसे आकस्मिक बल, भूकंप, ज्वालामुखी, और ऐसे ही बहिर्जनित बल के अंदर अपरदन, निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद आदि। अंतर्जनित बल जो है कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी ही जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है। इसी छेद से पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। मीन्स जहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वहां भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गति करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं होता है, तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आपने एक समुद्र का, अगर आप एक एग्जाम्पल लें, एक समुद्र के बीच में अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो उसकी जो तरंगे हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। उसी तरह भूकंप में भी यही होता है। उसका केंद्र बिंदु जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे तरंगे दूर की तरफ होती हैं वहाँ नुकसान कम हो जाता है। और भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। चलिए, अब भूकंप की भविष्यवाणी करना जो है संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कुछ लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि मीन्स जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं। उनकी कुछ हरकतों से लोग गेस कर पाते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देखकर और सांपों का धरातल पर आना देखकर लोग इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। और भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। हमें उससे बचाव कैसे करने चाहिए? भूकंप से बचाव की तैयारी मीन्स अगर रसोई का कोई काउंटर, मजबूत सा काउंटर हो, या मेज के नीचे की दीवार के अंदरूनी कोने में आप छिप सकते हैं। और जहां आग वाले स्थान जैसे चिमनी के आसपास और कट सकने वाली खिड़कियों से आप दूर रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। घबराएं नहीं। अपने दोस्तों को भी और अपने आप को भी इससे बचा कर रखें। अब हम बात करते हैं मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। मुख्य स्थलाकृतियाँ मीन्स मेजर लैंडफॉर्म्स। अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रमों के कारण दृश्य भूमि में लगातार विघटन होता रहता है।
पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। इसी प्रकार हम नदी के बारे में बात करते हैं। नदी के जल के कारण दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से मीन्स किसी ऊंचाई से अत्यधिक कठोर शैल पर, किसी बड़े सख्त पत्थर पर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। वैसे विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अब हम पढ़ेंगे, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका बहाव मोड़दार मार्ग पर होने लगता है। इन्हीं मोड़ों को विसर्प भी कहा जाता है, जिनसे चाप झील बनती है, और इन्हें वितरिका भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण के कारण तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के लगातार शैलों से टकराने से दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ साथ ये बड़ी तथा चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। पानी के बहाव से ये कट जाती हैं और एक शेप ले लेती हैं, जिसे हम गुफा शेप कह सकते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इनमें इतना बड़ा कटाव आ जाता है कि सिर्फ छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब का निर्माण होता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बच जाती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा जो हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से मिट्टी तथा पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जाती है और तथा गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद जो होते हैं वो गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ पिघलने के कारण गर्तों में जल भर जाता है, उन गड्ढों में जल भर जाता है एवं एक सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत तथा तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब है पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तानी क्षेत्र की यात्रा की है? रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव थम जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। चीन में विशाल लोयस निक्षेप इसी का उदाहरण है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? पहली पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब है स्थल मंडलीय प्लेट। ऊपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप व महासागर की सतह टिकी है। धन्यवाद। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।